हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा ब्रिक मशीनरी के बारे में दोस्तों। तो इसमें आप क्लॉज 1300 में देख सकते हैं, क्लॉज 1314 सेक्शन 1300 में उसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि एक्सेप्टेंस ऑफ वर्क। इसके नीचे लिखा है कि ऑल वर्क शेल बी ट्रू टू लाइन्स एंड लेवल्स एज इंडिकेटेड ऑन द ड्राइंग और एज डायरेक्टेड बाय द इंजीनियर सब्जेक्ट टू टॉलरेंसेस एज इंडिकेटेड इन दीज स्पेसिफिकेशन। मतलब कि दोस्तों इसमें ये बोला जा रहा है कि सभी कार्य और रेखाओं को और स्तरों पर सही होंगे जैसे कि ड्राइंग या इंजीनियर द्वारा निर्देशित किया गया है। तो उनकी जो स्पेसिफिकेशन है और जो भी उसकी टॉलरेंस है वो सबको ध्यान में रखते हुए हमको कोई भी कार्य करना है, उसके अनुसार हमको कार्य करना है। तो ये चीज़ इसमें लिखा हुआ है दोस्तों। जैसे कि हम मोटार क्यूब का कार्य करते हैं, मोटार का कार्य करते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि मोटार क्यूब शेल बी टेस्टेड इन अकॉर्डेंस विद IS 2250 फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंसिस्टेंसी ऑफ मोटार एंड इट्स वाटर रिटेंटिविटी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्टिंग शेल बी 1 सैंपल फॉर एवरी 2 cubic meter ऑफ मोटार सब्जेक्ट टू ए मिनिमम 3 सैंपल फॉर ए 1 day वर्क। मोटार क्यूब का जब हम टेस्ट करते हैं दोस्तों तो वो IS 2250 के अनुसार करना है। इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो निकालते हैं और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं मोटार की, वाटर रिटेंटिविटी देखते हैं, रेजिस्टिविटी देखते हैं। तो वो चीज़ हमको क्या करना है कि उसकी फ्रिक्वेंसी इसमें दी हुई है कि मोटार जो क्यूब भरेंगे हम, तो एवरी क्यूब जो रहेगा वो 2 cubic meter में हमको एक सैंपल लेना है 2 cubic meter में, और मिनिमम 3 सैंपल लेना है हमको। यदि पूरा दिन वर्क चल रहा है, एक दिन के काम के लिए हमको न्यूनतम 3 क्यूब के को भरा जाएगा। और 2 क्यूब जो हम 1 क्यूब लेंगे वो 2 MQ मीटर का वर्क जब होता है तो हमको 1 क्यूब भरना ही है उसमें, और पूरा दिन वर्क चल रहा है यदि तो हमको 3 क्यूब भरना है उसमें। इसके बाद दोस्तों, इन केस ऑफ प्लास्टर फिनिश मिनिमम सरफेस थिकनेस शेल नॉट बी लेस देन द स्पेसिफाइड थिकनेस बाय मोर देन 3 mm। और इसमें इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि जो भी हम प्लास्टर करते हैं तो प्लास्टर खत्म होने की स्थिति में हम जो इसमें मिनिमम सरफेस थिकनेस लेते हैं, उसकी मोटाई जो लेंगे हम 3 mm से अधिक निर्दिष्ट, मतलब उसमें जो भी स्पेसिफाइड है तो अपना प्लास्टर की थिकनेस जो भी स्पेसिफाइड दी हुई है 20 mm दी है या कि 25 mm दी है, तो उसमें हम केवल 3 mm से अधिक या मोटाई से कम नहीं होगी। मतलब कि जो भी हमारी थिकनेस है उससे 3 mm तक हम कम ले सकते हैं, उससे कम नहीं रखेंगे ना, उससे अपनी जो भी स्पेसिफाइड थिकनेस है उससे ज़्यादा भी नहीं लेना है हमको, और उससे हम टॉलरेंस में केवल 3 mm तक ही कम रख सकते हैं दोस्तों। ये चीज़ हमको ध्यान देना है। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं इसके मेजरमेंट के बारे में कि जब हम ब्रिक मशीनरी का वर्क कर लेते हैं तो उसका जो पेमेंट होता है तो किसके अकॉर्डिंग होता है, उसका मेजरमेंट कैसे लेते हैं। तो ये क्लॉज 1315 में आप देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है मेजरमेंट्स फॉर पेमेंट। उसमें नीचे लिखा है कि ऑल ब्रिक वर्क शेल बी मेजर्ड इन cubic meter, एनी एक्स्ट्रा वर्क डन बाय द कॉन्ट्रैक्टर इन एक्सेस ऑफ द स्पेसिफाइड डायमेंशन शेल बी इग्नोर्ड। इसमें दिया गया है कि सभी ईंटों का कार्य जो होगा वो घन मीटर में मापा जाएगा, क्यूबिक मीटर में मापा जाएगा। और इसमें जो स्पेसिफाइड डायमेंशन है तो स्पेसिफाइड डायमेंशन से अधिक ठेकेदार द्वारा किए गए किसी भी अतिरिक्त कार्य को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। शेल बी इग्नोर्ड, मतलब कि यदि कुछ भी और एक्स्ट्रा काम करता है ठेकेदार तो हमको उसका पेमेंट नहीं देना है, उसको नज़रअंदाज इग्नोर करना है। तो ये चीज़ भी इसमें लिखी हुई है। तो कोई भी एक्स्ट्रा काम ना करें, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जितना ड्राइंग में दिया हुआ है उतना ही वर्क करना है उसमें, क्योंकि उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, ये सीधे मूर्त में दिया गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं 1315.2 में इसमें लिखा है कि ना आर्च द लेंथ ऑफ आर्च शेल बी मेजर्ड एज द एवरेज ऑफ द लेंथ अलोंग द एक्सट्रोस एंड इंट्रोस। मतलब कि दोस्तों जो भी हम आर्च का काम करते हैं तो जो आर्च की लंबाई रहेगी वो एक्स्ट्रोडोस और इंट्रोडोस के साथ लंबाई के एवरेज के रूप में मापा जाएगा उसको, कि दोनों जो लंबाई रहेगी तो उसको लंबाई को हम एक्स्ट्रोडोस और इंट्रोडोस 2 तरह से हम लेंगे और उसका एवरेज लेंगे लंबाई का, और वो मापते हैं हम।
और इसमें जो भी हम जैसे आर्किटेक्चर जो भी हमको डिज़ाइन में बना के देता है, जो भी आर्किटेक्चर का काम करते हैं हम, वो कॉपी करते हैं घर पे या किसी भी बिल्डिंग या किसी स्ट्रक्चर पे, तो जो भी कॉपी करते हैं तो वो कॉपी जो मेजर्ड करेंगे तो कॉपिंग सेल भी मेजर्ड इन लीनियर मीटर, मतलब कि वो कॉपी को हमको जो भी हम कॉपी कर रहे हैं उसमें मीटर में मापा जाएगा, उसको एक लीनियर मीटर में मापा जाएगा, मीटर में हम लेंगे उसको मेजरमेंट। तो ये चीज़ है दोस्तों। इसके बाद जो रेट रहेगा इसका, तो द कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट फॉर ब्रिक वर्क सेल इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ ऑल लेबर मटेरियल्स टूल्स एंड प्लांट स्केप फोल्डिंग एंड अदर एक्सपेंसेस incidental to the satisfactory completion of the work, sampling, testing and supervision as described in these specification and as shown on the drawing। ईट मतलब कोई भी काम में, जैसे ईंट के काम के लिए अनुमति मतलब यूनिट के हिसाब से जो भी हमको देना है, उसमें जो भी ईंट का काम हो रहा है तो यूनिट रेट जो उसका दिया हुआ है, चाहे वो लेबर का हो, सामग्री का हो या उपकरण का हो, जो भी उसमें दिया गया है तो उसके अनुसार ही हमको उसका पेमेंट करना है। और अन्य खर्च जो कार्य के संतोषजनक समापन के लिए आकस्मिक शामिल होंगे, उसमें नमूनाकरण परीक्षण जैसे टेस्टिंग का है या सैम्पलिंग का है और या कि सुपरविजन का है, तो इन भी निर्देशों में वर्णित है, जैसा कि इन पर दिखाया गया है कि जो भी हमको ड्राइंग पर दिया रहता है या कि उसमें जो भी एग्रीमेंट या जो भी कॉन्ट्रैक्ट में दिया रहता है उसी के अकॉर्डिंग पेमेंट की जाएगी दोस्तों। इसके बाद आप 131.16.2 क्लॉज में देखेंगे, उसमें लिखा है कि द कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट फॉर प्लास्टरिंग सेल इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ लेबर मटेरियल टूल्स एंड प्लांट स्केप फोल्डिंग एंड ऑल इंसिडेंटल एक्सपेंसेस सैम्पलिंग टेस्टिंग सुपरविजन एज डिस्क्राइब्ड इन दीज स्पेसिफिकेशन। मतलब कि प्लास्टर के लिए जो भी उसमें यूनिट रेट दिया हुआ है, चाहे लेबर की सामग्री का हो, उपकरण का हो, कोई भी संयंत्र हम यूज करते हैं स्कैप फोल्डिंग का हो, और सभी आकस्मिक खर्चे जो भी है टेस्टिंग का, सैम्पलिंग का और इसमें सुपरविजन का, तो पर्यवेक्षण की लागत सभी शामिल होगी, जैसा कि इन विशिष्टताओं में वर्णित है। तो जो भी उसमें वर्णित है, मतलब जो उसमें स्पेसिफाइड है, जो स्पेसिफिकेशन में दिया गया है, तो उसके साथ ही उसका पेमेंट किया जाएगा। फिर इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि द कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट फॉर पॉइंटिंग सेल विल इंक्लूड इन करेक्टिंग रिमूवल ऑफ स्केप फोल्डिंग ऑल लेबर मटेरियल इक्विपमेंट इंसिडेंटल टू कंप्लीटिंग द पॉइंटिंग, रैकिंग आउट जॉइंट, क्लीनिंग, वेटिंग, फिलिंग विथ मोटार, ट्रेलिंग, पॉइंटिंग, वाटर सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग एंड सुपरविजन एज डिस्क्राइब्ड इन दीज स्पेसिफिकेशन। तो कोई भी काम है, चाहे वो क्यूरिंग का काम हो या कि उसमें पॉइंटिंग का काम हो, प्लास्टिंग का काम हो या फिलिंग का काम हो, क्लीनिंग का काम हो, वेटिंग का काम हो, तो रैकिंग का काम हो या वाटरिंग का काम हो, तो सभी इक्विपमेंट का काम हो, तो हटाने का और मतलब जो भी हटाना है या कि लगाना है, उसमें जो भी कुछ भी है सभी शामिल हैं इसमें। जो भी हमारा अनुबंध, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें यूनिट रेट के हिसाब से उसमें सब कुछ दिया रहता है, तो उसके हिसाब से हमारी पेमेंट होगी दोस्तों। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, द कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट फॉर कॉपिंग सेल इंक्लूड कॉस्ट ऑफ ऑल लेबर मटेरियल्स टूल्स एंड प्लांट सैम्पलिंग टेस्टिंग सुपरविजन एज डिस्क्राइब्ड इन दीज स्पेसिफिकेशन। तो ये सब कुछ मतलब स्पेसिफिकेशनों में दिया रहता है कि जो भी हम क्यूरिंग करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ दिया रहता है कि जो कॉपिंग की प्रोसेस करते हैं, वर्क करते हैं, वो सब लेबर का चार्ज और कॉस्ट ऑफ लेबर मटेरियल का चार्ज, टूल्स और का चार्ज, प्लांट का जो भी है, सैम्पलिंग का, टेस्टिंग का, सब कुछ उसमें पर्यवेक्षण की लागत शामिल होगी, जैसा कि स्पेसिफिकेशन में दिया रहेगा उसी के हिसाब से उसकी लागत जो है वो दी जाएगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हम कैसे मेजरमेंट लेते हैं इसका। तो जो भी हम जैसे प्लास्टिंग और पॉइंटिंग का भी वर्क यदि कर रहे हैं तो स्क्वायर मीटर में उसको लेते हैं। सरफेस जो ट्रीटमेंट करते हैं सरफेस का, तो उसका हम क्या करते हैं कि स्क्वायर मीटर में उसका मेजरमेंट लेते हैं, उसके हिसाब से ही हमको पेमेंट दिया जाता है दोस्तों। तो इस तरह आप देख सकते हैं इस पेज में ब्रिक मेसनरी वर्क के बारे में जो भी मेजरमेंट और पेमेंट किया जाता है उसकी पूरी डिटेल्स इसमें दी हुई है। इसके अनुसार अपना जो भी कॉन्ट्रैक्ट में दिया रहता है, जो टेक्निकल बुक रहती है, टेक्निकल शेड्यूल्स रहते हैं, एग्रीमेंट बुक रहती है, उस एग्रीमेंट बुक में आपको पूरी डिटेल दी जाएगी। और बाकी जो भी इसका
जैसे PWD का वर्क होता है तो SOR जो आता है तो शेड्यूल ऑफ रेट के हिसाब से इसका रेट तय रहता है मटेरियल का, उसके हिसाब से ही पेमेंट किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर को दोस्तों। तो इस तरह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।